जय हिंद। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा कैसे इमेज बनता है इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है जिसे काटकर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए। गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच का यह एक खोखला गोला होता है जो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इधर से देखने पर पूरा पूरा इधर दिखाई देता है। ठीक है, इसको बीच में से काटकर या इसको तोड़कर गोलीय दर्पण बनाया जाता है। गोलीय दर्पण में दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो कब ये गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण कहलाएगा, अब कब अवतल दर्पण कहलाएगा? ठीक है, तो इस कटे हुए भाग पर यदि हम इसके बाहरी भाग पर, उभरे हुए भाग पर कलई कर दें तो प्रकाश का परावर्तन इसके आंतरिक भाग से होगा। आंतरिक भाग से होने की वजह से इसे अवतल दर्पण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होता है। इसके इधर से प्रकाश आई, टकराकर पुनः इधर मुड़ जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो आंतरिक भाग से परावर्तन होगा तो इसे अवतल कहेंगे, और जब प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए भाग से होगा तो इसे उत्तल कहते हैं। तो उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तभी जब इसके आंतरिक भाग पर कलई करेंगे। ठीक, तो आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है। यदि इस कोटे हुए भाग पर बाहरी पृष्ठ पर कलई कर दे तो प्रकाश का परावर्तन इसके आंतरिक पृष्ठ से होगा, और यदि आंतरिक पृष्ठ पर कलई कर दे तो प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए भाग से होगा। तो आंतरिक भाग के होने की वजह से अवतल, और उभरे हुए भाग से परावर्तन होने की वजह से इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है और इसके कितने पार्ट हैं। अब हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यह एक अवतल दर्पण, तो इसके उभरे हुए भाग पर कलई होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण, ये किसी न किसी एक गोले से काटकर बनाया होता है। ठीक है, तो ये जो गोला है इसका कहीं ना कहीं एगो केंद्र होगा। ठीक है, तो इस केंद्र को, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। पूछेगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यानी पोल। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल पी से व्यक्त करते हैं। क्लियर? इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ध्रुव मतलब मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ध्यान से सुनिए, केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिंदु होता है जिसे फोकस कहते हैं, एफ से व्यक्त करते हैं। जितना ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी होता है उतना ही फोकस और केंद्र के बीच की दूरी होती है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे कि वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं फोकस की एक अलग से डिफिनेशन कि फोकस क्या होता है। फोकस कहते किसको है? फोकस सुनिए, कोई भी दर्पण हो, गोलीय दर्पण, उत्तल हो या अवतल हो, ये है मुख्य अक्ष इसका। यहां पे होगा केंद्र और यहां पे होगा फोकस और ये होगा ध्रुव, माने पी होगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर मुड़े, उसी बिंदु को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। ठीक, अब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं।
और गोलीय दर्पण में कोई भी अगर दूरी मापना होगा तो ध्रुव से ही मापेंगे। फोकस दूरी क्या होगा, केंद्र का होगा, केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का होगा, वस्तु की दूरी क्या होगा, सब कहां से नापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। क्लियर है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। तो ये एक गोले का केंद्र है और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। तो कह देंगे कि पी सी, पी से सी के बीच की जो दूरी होगी उसे रेडियस यानी आर कहते हैं। तो इतनी बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा इमेज कैसे बनता है। तो इमेज बनने से पहले कुछ बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। इमेज बनने का 3 गो नियम है जिसको अभी सीखते हैं, तब उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे। ठीक, प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब बनने का नियम, ठीक है। चलिए, प्रतिबिंब बनने का 3 नियम है जिसमें से प्रथम नियम को समझते हैं हम लोग। प्रथम नियम, उसके बाद द्वितीय नियम, उसके बाद तृतीय नियम, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा नियम समझेंगे। यह एक अवतल दर्पण, यहां उत्तल दर्पण भी हो सकता है। चलिए एक इधर उत्तल दर्पण बनाते हैं। ठीक, उत्तल अवतल कोनो दर्पण हो, गोलीय दर्पण होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव P कहते हैं। यहां इसका केंद्र C होगा और इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी और यहां इसका केंद्र होगा, फोकस होगा F। ठीक, प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम में यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा ही हमेशा फोकस से होकर जाएगी। क्या सीखे हम लोग प्रथम नियम में कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। क्लियर। इसका भी यहाँ पे ध्रुव P होगा और इधर इसका C होगा, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, यहाँ इसका फोकस होगा। तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण टकरा कर ये इधर मुड़ जाएगी, तो यहाँ जाती हुई प्रतीत होती है फोकस से, लेकिन जाएगी ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। प्रथम नियम में क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाने वाली फोकस से होकर जाती है। प्रथम नियम क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि द्वितीय नियम, बस सीधे इसी का विपरीत है, उल्टा। यह है एक अवतल दर्पण और इसका ये ध्रुव P है और ये एक केंद्र C और ये इसका F फोकस है। ठीक, अब हम लोग सीखते हैं कि कोई अगर किरण, प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से, तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इधर से भेजते हैं कोनो प्रकाश की किरण, फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अच्छी तरह से समझेंगे कि द्वितीय नियम भी क्या होता है और प्रथम नियम के बारे में भी समझे होंगे। प्रथम नियम में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से, और द्वितीय नियम में फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इतनी बात आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। द्वितीय नियम यह है कि फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, और प्रथम नियम में समांतर जाने वाली फोकस से, समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर। प्रथम नियम, द्वितीय नियम क्लियर। अब हम लोग समझते हैं तृतीय नियम क्या होता है। तृतीय नियम मतलब तीसरा नियम, यहां है C, यहां F, यहां होगा P। ठीक, तृतीय नियम यह है कि अगर कोई किरण प्रकाश की प्रकाशिक केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाए, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, देखिए ध्यान से, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, अच्छे तरह से समझेंगे प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। द्वितीय नियम में फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तृतीय नियम में कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। ये तीनों नियम अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग आसानी से किसी भी गोलीय दर्पण का इमेज बना सकते हैं। ठीक है, वो उत्तल हो, अवतल हो, कोई भी दर्पण हो, आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों तीनों नियम में से किसी 2 नियम को लगाकर हमको इमेज बनाना है, और ये तीनों में से किसी 2 नियम को लगाकर अगर जहां पर ये दोनों या तीनों किरणें आपस में काट रही है वहीं पे इमेज बनता है। और
वास्तव में काटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, काटती हुई प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो उल्टा बनेगा, ऊपर होगा तो सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे होगा तो काल्पनिक बनेगा, ऊपर होगा तो सीधा होगा। अब बारी बारी से हम लोग करके ये सब बातें सीखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम लोग सबसे पहले दोनों दर्पण में से पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का कंडीशन समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जब अवतल दर्पण द्वारा पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे बाद में, खत्म होने के बाद अवतल दर्पण द्वारा कंडीशन, इसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रतिबिंब बनेंगे दर्पण से दूरी के हिसाब से, दर्पण से कितना दूरी पर है वस्तु उसके अनुसार इसका इमेज बनेगा। जितना दूर रहेगा फोकस पर रहेगा, वक्रता केंद्र पर रहेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा, अनंत पर रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे इमेज बनेगा, अभी ये सीखेंगे। ठीक है, हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में समझेंगे। तो इसमें प्रथम स्थिति फर्स्ट सीखते हैं। ठीक है, यह है एक अवतल दर्पण, और यह है इसका ध्रुव P, और यह है मुख्य अक्ष, यह इसका वक्रता केंद्र है, और यहां होगा फोकस। ठीक है, पहला स्थिति में हम लोग यही समझते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मतलब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनलिमिटेड दूरी पर हो, उसका दूरी ज्ञात न हो। ठीक है, तो इसमें इस स्थिति में अनंत पर स्थित वस्तु का हम लोग ना उसका आकार बता पाएंगे, कितना छोटा है कितना बड़ा है, मतलब उसके साइज के बारे में नहीं समझ पाएंगे। ठीक, एक और बात अच्छी तरह से समझिए कि अगर इमेज हमेशा वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे, क्लियर। अब जो उसका प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के नीचे बन गया, कहीं भी बनेगा तो उल्टा बोलेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसे सीधा कहेंगे, और मिलती हुई प्रतीत होगा तो काल्पनिक होगा, मतलब आभासी प्रतिबिंब होगा। तो हम लोग पहला कंडीशन के बारे में समझते हैं कि प्रथम स्थिति में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पर स्थित वस्तु जब रहेगी तो इससे दो प्रकाश की किरणें समांतर एक दूसरे की आएगी, जो एक प्रकाशिक और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और एक प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। ठीक, अनंत पर स्थित वस्तु का हम लोग आकार आकृति नहीं बता पाएंगे, इस वजह से इससे चलने वाली दो प्रकाश की समांतर किरणें हैं। तो हम लोग प्रथम स्थिति में पढ़े द्वितीय स्थिति में कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली इसी पर वापस इसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, चलिए, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उससे दो प्रकाश की समांतर किरणें आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस वाली समांतर हो जाएगी, और केंद्र से होकर जाने वाली केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों किरणें मान लेते हैं कि बिंदु A' पर काटती है। अब A' पर काटेगी तो इसको हम लोग इसको मुख्य अक्ष से क्या कर देंगे, मिला देंगे, मुख्य अक्ष से मिला देंगे। क्लियर है? ठीक, जब मुख्य अक्ष से मिला देंगे तो ये प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। ठीक, आप लोग नाप कर अच्छी तरह से बनाइएगा। देखिए मिरर भी सही नहीं बना है, और ये दोनों किरणें समांतर भी नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा इमेज बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का यहाँ थोड़ा सा गैपिंग हो गया, हम लोग समझेंगे कि ये बन रहा है फोकस पर ही बन रहा है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर अगर अनंत पर स्थित वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब A', B' बन रहा है, जो कहाँ स्थित है, फोकस तल पर। ठीक, अच्छी तरह से समझेंगे। इस वस्तु की स्थिति हम लोग बताते हैं, कहां है ये वस्तु, ये वस्तु कहां स्थित है, फोकस तल पर, फोकस तल पर। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस तल पर, और वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, और मुख्य अक्ष के नीचे बनने की वजह से ये क्या होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बनने की वजह से इसे उल्टा कहेंगे, क्या कहेंगे, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और वास्तव में ये सभी किरणें बन रही है तो इसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब।
ठीक है, प्रथम स्थिति आपको समझ में आ गई। प्रथम फर्स्ट पोजीशन पर कहाँ रहेगी वस्तु? अनंत पर। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस तल पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं द्वितीय कंडीशन में क्या होता है। द्वितीय स्थिति में यह है एक अवतल दर्पण और यह है इसका मुख्य अक्ष। यहां पे ध्रुव होगा, ध्रुव से ही दूरी मापते हैं। तो पहले कंडीशन में हम लोग वस्तु को अनंत पर रखे थे, तो इस कंडीशन में हम लोग वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। मान लेते हैं कि यहां है एक वस्तु जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है, इसका नाम रख देते हैं ए बी। ए बी कोई वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब कैसे कंडीशन में इसका इमेज बनेगा? तो हम लोग तीनों नियम को यूज करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली और केंद्र से होकर जाने वाली कैसे कैसे बिहेव करती है उसके अनुसार पढ़ेंगे। तो ये वस्तु ए भी है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को मान लेते हैं बिंदु ए डैश पर काटती है, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष को मिलाने पर यहाँ ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, जहां ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हम लोग इसके स्थिति के बारे में लिख देते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी तो इसका इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, उल्टा। वास्तव में काट रहे हैं तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और कब बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, और कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। क्लियर हो गया दूसरा का कंडीशन भी। अब हम लोग समझते हैं तीसरा कंडीशन क्या है। देखिए, पहले वस्तु को अनंत पर रखे थे, अब अनंत से वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लाए थे। अब इस बार हम लोग वक्रता केंद्र पर लाएंगे, इसके बाद वाले कंडीशन में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लाएंगे, फिर फोकस पर लाएंगे, फिर ध्रुव और फोकस के बीच में लाएंगे। ठीक है, ऐसा ही काम करेंगे हर बार। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो तीसरा कंडीशन हम लोग समझते हैं। तीसरा कंडीशन में वस्तु कहाँ रहेगी? तीसरा कंडीशन में वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगी। ठीक, चलिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? चलिए, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहां ध्रुव P होगा, यहां इसका केंद्र मान लेते हैं C है, यहां पे F है। तो हम लोग इस बार वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, जिसका नाम ए बी कोई वस्तु है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर मान लेते हैं काटती। तो ए डैश पर जैसे ही काटेगी इसका इमेज थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, नाप नाप कर बनाइएगा आप लोग सही सही से। ठीक है ना, ए डैश पर काटे तो इसका इमेज मिला देंगे इसको ऐसे। यहां मान लेते हैं इसका फोकस F होगा और यहां इसका इमेज बनेगा। ए डैश मान लेते हैं कि ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा। ठीक है, तो
वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा उसका इमेज बनेगा। तो वस्तु के बराबर, मुख खींच के नीचे है तो कैसा बनेगा, उल्टा, और क्या बनेगा, वास्तविक, और वस्तु के बराबर। और कहां बनेगा, प्रकाश वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया, अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि तीसरा नियम क्या है। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाएगी और फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब इसके बारे में लिख लेंगे। अब लिखेंगे वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब हम लोग समझते हैं तीसरा कंडीशन क्या है। तीसरा के बाद अब चौथा का समझते हैं कि 4 नंबर पर कौन सा कंडीशन है। तो देखिए ध्यान से, कहां रखे हैं, वक्रता केंद्र पर। अब वक्रता केंद्र से कहां रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखने वाले हैं। अब वस्तु को कहां रखने वाले हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच हो तो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच स्थित होगी तो इसका कैसा इमेज बनेगा। चलिए, यहां होगा P, यहां होगा C और यहां होगा F। ठीक, अब हम लोग वस्तु को रखने वाले हैं यहां पे C और F के बीच में, नाम दे देते हैं AB। हम लोग जानते हैं कि अगर वस्तु AB है तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोनो प्रकाश की किरण जाएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली परावर्तन के पश्चात इसी पर वापस लौट जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाएगी। क्लियर है, अब समझिए। अब फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण एक दूसरे को मान लेते हैं बिंदु ए डैश पर काटती है परावर्तन के पश्चात। ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु ए डैश पर काटती है जिसका प्रतिबिंब मिलाने पर ए डैश बी डैश बनता है। देखिए ध्यान से, अगर वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के पास ले जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब धीरे धीरे इससे दूर बनता जाएगा। ठीक है, देखिए प्रकाशिक केंद्र यहाँ वक्रता केंद्र C पर रखेंगे तो C पर बनेगा, C से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा दूर बनेगा, इधर वस्तु रखेंगे तो थोड़ा और दूर बनेगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लियर है, तो C और F के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वस्तु कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच बनता है। क्लियर है, प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, उल्टा, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। और क्या बना है, वस्तु इतना छोटी है तो प्रतिबिंब बड़ा बन गया, तो वस्तु का बन गया, प्रतिबिंब बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब बना है वस्तु से। वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बना है, बड़ा बना है। क्लियर है, 4 नंबर वाला कंडीशन हम लोग अच्छे तरह से समझ गए। इससे पहले जितने भी कंडीशन पढ़े हैं आपको अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, 5वां कंडीशन सीखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, अब वस्तु को फोकस, जब वस्तु फोकस पर स्थित, जब वस्तु फोकस F पर स्थित है, जब वस्तु फोकस पर स्थित रहेगी तो उसका इमेज कैसा बनेगा। यहाँ होगा P ध्रुव, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, यहाँ होगा C और यहाँ होगा F। तो इससे पहले वाला कंडीशन में हम लोग C और F के बीच में रखे थे, इस बार फोकस पर रखने वाले हैं, तो ये होने वाला है आपका 5वां कंडीशन। ठीक, अब हम लोग वस्तु को फोकस पर रखेंगे, एक नाम रख देते हैं AB। AB कोई वस्तु है तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से। अब फोकस से भेज ही नहीं पाएंगे तो हमारे पास तीसरा कंडीशन है जो प्रकाशिक केंद्र से।
तो इससे एक और प्रकाश की किरण जा रही है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जा रही है। तो लौटने की वजह से ये फोकस इसी मार्ग पर वापस लौटेगी। ठीक है, तो इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। अब ये दोनों किरणें देखने पर एक दूसरे के समांतर हो जा रही है। क्या हो जा रही है? समांतर। तो अब ये दोनों समांतर किरणें एक दूसरे को इधर तो काटेगी नहीं, तो समझ लेते हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटेगी, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर, अनंत पर बनेगा। और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और नीचे होने की वजह से क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और काटेगी तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये 5 वो कंडीशन आप अच्छे तरह से समझे होंगे। एक और इसका कंडीशन बचा है 6वां, उसको भी अभी सीख लेते हैं। अब जब वस्तु फोकस और ध्रुव P के बीच स्थित हो तो यह है अवतल दर्पण और यह है इसका ध्रुव P और मुख्य अक्ष। यह है इसका केंद्र, यहां है इसका फोकस। फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना था? अनंत पर। तो अब फोकस और ध्रुव के बीच स्थित करेंगे। इसका नाम रख देते हैं AB। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, अब वो एक ऐसा किरण भेजेंगे जो उन प्रकाशिक केंद्र बार बार बोला जा रहा है, इसका नाम है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर जाने वाली इसी पर वापस लौट जाएगी। तो आगे बढ़ाने पर इन दोनों किरणों में देखने पर दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। तो इधर तो कभी मिल ही नहीं सकती। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे क्योंकि इनकी दूरी लगातार बढ़ रही है। तो बढ़ने की वजह से ये कभी एक दूसरे को इस साइड पर नहीं मिलेगी, मिलबो करेगी। तो आगे इधर बढ़ाने पर मान लेते हैं कि यहाँ पे मिल ही रही है। ठीक है, तो जहां बनेगा, जहां मिलेगी किरण वही ना प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए AB वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी ऊपर बन गया, मतलब सीधा सीधा बन गया, दर्पण के पीछे बन गया। ठीक है, और ये किरणें दर्पण के पीछे बनने की वजह से इसे डॉट डॉट दिखा रहा है, माने मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। प्रतीत होने की वजह से ये क्या बन गया? काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया, मतलब आभासी प्रतिबिंब बन गया। सीधा बना, आभासी बना और वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा। क्या बना भैया? सीधा। काल्पनिक बना, काल्पनिक मतलब आभासी बना, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा। ठीक है, और कहां बना? दर्पण के पीछे। तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे कि अवतल दर्पण के कौ कंडीशन है, 6 कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से समझे। अब हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, चलिए इससे पहले अवतल दर्पण द्वारा कंडीशन पूरा समझ गए, तो वही नियम सेम इसमें भी लगाएंगे। उत्तल दर्पण में भी यह है एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, तो कलई इसके आंतरिक पृष्ठ पर करेंगे। ठीक, यह है इसका मुख्य अक्ष, यहां होगा ध्रुव P और यहां होगा इसका वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में स्थित होता है फोकस। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वस्तु को रखेंगे कहां। वस्तु को पहले नंबर पर रखते हैं अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इससे ऐसी 2 किरणें भेजते हैं जो ऐसा लगे कि ये दोनों किरणें समांतर आ रही है, तो इसको ऐसे भेजेंगे। ठीक है, और ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। ठीक, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। तब इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी।
तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर, ठीक है। और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा। और दर्पण के पीछे बनने की वजह से इसे डॉट डॉट किया गया है, पीछे बनने की वजह से ये आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। क्या बनता है भैया? सीधा बनता है। मुख्य अक्ष के लगभग थोड़ा सा ऊपर या मुख्य अक्ष पर रहेगा तो सीधा बनता है, ठीक है। अब हम लोग इसके दूसरे कंडीशन के बारे में समझते हैं कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखेंगे, तब इसका कैसा कंडीशन बनता है? जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच स्थित करेंगे, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच स्थित करेंगे, मान लेते हैं कोई वस्तु ए बी है, यहाँ इसका एफ है और यहाँ इसका केंद्र सी है और ये पी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली इधर परावर्तित हो जाएगी, लेकिन फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि हम लोग तीनों नियम पढ़े हैं कंडीशन इसका कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाएगी, जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन समांतर जाएगी तो फोकस से जाना ही जाना है इसको। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से, क्लियर, और फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब एक किरण और भेजते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटते हुए प्रतीत होती है, जिसका प्रतिबिंब हम लोग मुख्य से मिलाने पर ए डैश बी डैश बनता है। क्लियर है? तो इस इमेज के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? ये वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये सीधा बनेगा। क्या बनेगा भैया? सीधा बनेगा। कहाँ बना है? तो ध्रुव और फोकस के बीच में, एफ और ध्रुव पी के बीच बनेगा, के बीच बनेगा, ठीक है। सीधा बन गया, छोटा बन गया, ध्रुव और फोकस के बीच बन गया, ठीक है। और कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको उत्तल अवतल दर्पण द्वारा, दोनों गोली दर्पणों द्वारा आप अच्छी तरह से इमेज बनाने का बारे में समझे होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।